हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने आपके पिछले ही वीडियो में मैंने आपके जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म थी उसे कंप्लीट कर दिया। क्या खत्म किए हैं हमने? रिएक्शन मैकेनिज्म। यदि से आपको आप लोगों ने देख लिया तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म करके ही पूरी बना दिया है, जिसमें कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसी पे ऐड कर दिया हूं। पूरी की पूरी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वैसे तो आप कहेंगे कि ये भी तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स कहीं दूसरे तरफ नहीं आता। अब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं और बायोमोलिक्यूल्स आपका चैप्टर नंबर 15 है, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या? जैव अणु। क्या होता है हिंदी अर्थ? जैव अणु। तो इस चैप्टर को जो है अब आप स्पेशली तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अगर से मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा होगा तो जो है यहाँ पर अराउंड 30 वीडियोस की मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाकर के आप देख सकते हैं उसे। 30 तो नहीं सर, 22 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। 22 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, तो जाकर के देख सकते हैं आप। तो अब आते हैं हम अपने इस चैप्टर पे, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहली बात यहां पर आती है कि ये बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, इसे केमिस्ट्री में क्यों ऐड कर दिया गया, और यहां शब्द एक आ रहा है बायो, तो बायोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है। स्वाभाविक सी बात है कि ये क्वेश्चन आने की जो आपके इसमें होनी चाहिए थी। ये है बायोमोलिक्यूल्स, और आपको स्पेशली बता दिया जाए कि ये जो है किसके अंतर्गत आने वाला है। ये जो है स्पेशली एक बात आपके इसमें आपके इसमें बाकी जो 14 चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे केमिस्ट्री रिलेटेड है, जिसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा बहुत जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है 12th की, वो जो है वो भी पूरे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जबकि 11th की कुछ केमिस्ट्री है जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। लेकिन अब आप बात करते हैं कि तो ये एक मात्र ऐसा 11th 12th दोनों में मिलाकर के एक मात्र ऐसा चैप्टर है जो कि प्योरली यानी डायरेक्टली, प्योरली तो नहीं कह सकते, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बाकी चीजें जो पढ़े आपने वो आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केस मैथ्स से ज्यादा आपके बायोलॉजी में यूजेबल होते हैं, लेकिन ये स्पष्टतः जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। और एकमात्र ऐसा चैप्टर जो कि बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है, बायोकेमिस्ट्री से लिया गया एकमात्र चैप्टर है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको बता दिया जाए कि आपको जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स यहीं पर आपको पढ़ना है क्या? प्रोटीन्स को आप, ये तो छोटी क्लास के लिए प्रोटीन्स नाम जो है आपके छोटी क्लास के लिए। अगर से अब आप जो है ये 10th लेवल के लिए प्रोटीन नाम ठीक है, लेकिन अब जो है आप बड़े हो गए तो अब इसमें भी जो ये किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, आप जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि आपको उसके बड़े लेवल पे नहीं जा रहे हैं, रियलिटी में आप जा रहे हैं उसके ऊंचे लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन उसके जो है जो भी परमाणु अणु जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप मॉलिक्यूल मैटर आप जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर और आपको घुसना है, उसके अंदर और घुसना है। तो अलग अलग तरीके से घुसना है, उसके अंदर जाकर के आपको स्टडी और डिटेल स्टडी करना है। तो इसके और छोटे रूप में जाना पड़ेगा। छोटे रूप में जाएंगे तो इसमें एमिनो एसिड, तो आपकी क्या है इसकी एमिनो एसिड्स। फिर आप बात करते हैं क्या? फैट्स की बात करते हैं, तो फैट्स में भी क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। आप क्या बोलेंगे? फैट्स नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे इसको? अब आप न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे आप। ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा लिपिड्स पढ़ना है। इवन अदर जो है बायो कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीजें आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको इन सभी चीजों के क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें पढ़ना है। यहाँ पर पे थोड़े बहुत छोटे मोटे यूज इनके पढ़ना है आपके, लेकिन आपको यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल यूज अभी आपको नहीं पढ़ना है। इंडस्ट्रियल यूज नहीं पढ़ता है आपको अभी। आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको ये भी बता देना है, क्योंकि 12th अगर मान लीजिए आप जेडब्ल्यू नीट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो वहां पर अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्रियल यूज पढ़ाया जाएगा आपको। साथ ही साथ जो है बायोलॉजिकल यूज भी पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजिकल यूज। इवन अगर से आप किसी कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी बायोलॉजिकल यूज पढ़ाया जाएगा। और जो है इसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये किस तरीके से आपकी बॉडी में इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको हाई लेवल में पढ़ना पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो हम बात करते हैं सर अगली अपन जो बात करने वाले हैं अगली बात हम बात करेंगे कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में जो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े शब्द की क्या कार्बोहाइड्रेट से पहले हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री की बात किया जाए तो बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है, मुख्यतः बात कर रहे थे क्या बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो आपके जो 12th ग्रेड है 12th ग्रेड में आपको सिर्फ 12th ग्रेड में अभी आते हैं हम नॉर्मली बात करते हैं। तो नॉर्मली बात करें तो ये जो है आपको यहाँ बायो सबसे ऐसा लग रहा होगा कि इससे सिर्फ लिविंग्स में यहाँ पर आपको बायो सबसे ज्यादा जहां तक सोच आपकी जा रही होगी तो सोच सिर्फ इतनी ही जा रही होगी क्योंकि आपको बायोलॉजिकल में क्या पढ़ाया जाता है, लिविंग थिंग्स, इसके बारे में स्टडी की जाती है बायोलॉजी में, लिविंग थिंग्स की, या फिर आप कह सकते हैं आप लिविंग स्पीसीज की। थिंग्स कहना थोड़ा सा वो रहेगा, लिविंग स्पीसीज की बात की जाती है, इसकी बात की जाती है लिविंग स्पीसीज की। ध्यान रखेंगे आप, आपकी बायोलॉजी में जो बात की जाती है वो की जाती है आपकी लिविंग स्पीसीज की। तो आपका यहाँ पे दिमाग जाएगा कि लिविंग स्पीसीज की ही यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की बात होगी स्पीसीज की। लेकिन आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर लिविंग के अलावा नॉन लिविंग स्पीसीज यानी नॉन लिविंग थिंग्स की भी यहाँ पर बात की जाएगी। किसकी? नॉन लिविंग थिंग्स की भी इंटरेक्शन की यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में बात होती है। अब आप खुद ही सोचिए, अब आते हैं हम थोड़ी सी जो बातें, आप तो कोई बीमारी होती है, चलिए थोड़ी सी यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो आपको यदि से कोई बीमारी होती है, आपको बीमारी होती है तो आप क्या लेंगे? सबसे पहले तो आप आयुर्वेदिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल होती है या फिर जो कहना चाहिए आपकी अलग अलग तरह की दवाइयां होती है उनके दवाई। आप अगर से मान लीजिए कहीं आयुर्वेदिक में बात किया जाए तो वहां पर आप किसी भी तरीके की जड़ी बूटी या फिर उनसे जड़ी बूटियों से बने पाउडर्स, पत्तियां, इवन आप उनके तने के छाल, इन चीजों का यूज करके आप जो है अलग अलग तरह की दवाइयां यूज करते हैं, अलग अलग तरह की इस तरीके की दवाइयां यूज करते हैं और जो है आप इनके जरिए आप जो है अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। इवन अगर से मान लीजिए आप आइए के साथ इंडस्ट्रियल फील्ड में या फिर आपके मेडिकल फील्ड में तो आप अलग अलग तरह की मेडिसिन लेते हैं, साइरप लेते हैं, तो या फिर साइरप लेंगे या फिर आप जो भी चीजें ले तो ये मेडिसिन या साइरप। तो आपने इतनी सारी चीजें सुने तो ये सारी चीजें आपको क्या पहले तो जो है ये सब जो है लिविंग किससे ली जाती है? लिविंग स्पीसीज से, चाहे वो ट्री से लिया, आयुर्वेदिक की बात की जाए या फिर किसी भी चीज, तो होम्योपैथी की बात कर ली जाए या फिर एलोपैथी की बात की जाए, दोनों ही तरफ यहाँ पर मैं स्पेशली ना मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ ना स्पेशली मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ आप चाहे ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स इनके या फिर बर्ड्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सारी चीजों के जो अलग अलग पार्ट्सों से जो बनते हुए जो मेडिसिन होती है इनसे बनने वाली, अब हम चाहे किसी भी तरीके की हो वहां पे अगर से मान लीजिए आपने उसे अपने दवा के रूप में यूज किया तो वो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी, आप उनको शॉर्ट में कह सकते हैं मेडिसिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेडिसिन, मेडिक्योर कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं। तो मैं यहाँ मेडिक्योर लिख देता हूँ, ये हो गया मेडिक्योर। तो मेडिक्योर हो गया, तो मेडिक्योर के रूप में आपने यूज किया इनका सबका। तो पहले तो ये लिविंग्स, ये सारी चीजें क्या थी? लिविंग्स थी। लिविंग्स से इनका जब कन्वर्सेशन किया गया तो कन्वर्सेशन करने के बाद क्या ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गए। कैसे हो गए? अब ये नॉन लिविंग हो गए। तो नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बाद यहाँ पर पे वो होता है। तो ये बात हुई। तो लिविंग से तो आपको मैं बता दिया जाए कि आपकी इसमें जो है नॉन लिविंग यानी कहने का मतलब मेडिसिन किस तरीके से बनाई जाती है, क्या उनका यूज होता है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ता। इसका मतलब कि आपको क्या नहीं पढ़ता है? नॉन लिविंग थिंग्स, जो बायोकेमिस्ट्री की नॉन लिविंग थिंग्स वाली ब्रांच को नहीं पढ़ता है, ये नहीं पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है आपको? लिविंग स्पीसीज की ब्रांच को पढ़ना है। मतलब कि इसमें आने वाले अलग अलग मतलब कि किसी लिविंग स्पीसीज में इवन आपके ह्यूमंस में, मोस्ट ऑफ द केस ह्यूमन की यहाँ पर बात होगी, तो ह्यूमंस में जो है
किस तरीके से अलग अलग तरीके के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं किस तरीके से उनके फंक्शंस डिवाइडेबल होते हैं, फंक्शंस किस तरीके से वहां पर पे बताए जाते हैं, उनके फंक्शंस का वो किस तरीके के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर अपने कार्य को किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। यहाँ क्या किया गया है, जो अलग अलग तरीके के जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला, इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप, लिविंग स्पीसीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर मोस्ट ऑफ द केस ह्यूमंस में बात करते हैं तो ह्यूमन में कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, फैट में आपके एमिनो एसिड्स का क्या फंक्शन है, लिपिड्स का क्या फंक्शन है, आपके न्यूक्लिक एसिड का क्या फंक्शन है, इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये बात हुई। अब यहाँ पर आप इन सब में भी एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, क्या चीज अब आते हैं तो हमने जो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यहाँ पर लिविंग भी दो तरीके से बढ़ता है, लिविंग भी दो तरीके से और बढ़ जाएगा। क्या क्या बटेगा ये, एक तो बटेगा क्या, सबसे पहले ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, और दूसरा इनऑर्गेनिक, या फिर इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिख सकते हैं, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं आप। या फिर दूसरे नंबर पे पहला हो गया क्या, बायो ऑर्गेनिक, और दूसरा हो जाएगा क्या, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है दूसरी। तो ये दो तरीके की केमिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, दो तरीके की केमिस्ट्री पढ़नी होती है आपको। तो और इसी तरीके से आपकी नॉन लिविंग में भी होती है, लेकिन अब हम उसके ऊपर जा ही नहीं रहे तो उनके क्लासिफिकेशन की भी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको बता दिया जाए कि आपकी बायो इनऑर्गेनिक यहाँ नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बायो ऑर्गेनिक। अब बायो इनऑर्गेनिक में तो आपको सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, इवन आपके सिलिका के अलावा आपकी जो जिंक हुई या फिर आपकी हीमोग्लोबिन हुई, इन सारी चीजों का आपके बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, इनका क्या यूज होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो होती है आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब यहाँ पर मैं बता दिया था, और इनको सबकी जो ये लगातार जो बातें नहीं पढ़ना है बोल रहा हूं मैं, वो जो है जेडब्ल्यू नीट वालों को, इवन आपके कॉलेज एग्जाम्स में ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो जब आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी तब आपको बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब यहाँ पर भी अब आते हैं। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एमिनो एसिड्स पढ़ना पड़ेगा। अब एमिनो एसिड्स पढ़ना है, एमिनो एसिड्स से किस प्रकार से आपके क्या कहना चाहिए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, स्टार्च हुआ, माल्टोज हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। इसके बाद जब आप एमिनो एसिड्स की बात करेंगे तो किस तरीके से आपके अलग अलग तरीके से एमिनो एसिड्स मिलकर के आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर भी दिमाग से नाम हट गया था। तो यहाँ से किस तरीके से इनसे प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन से आपकी बॉडी में क्या फंक्शन होते हैं, वो और जो है प्रोटीन जो है अलग अलग तरीके से आपको जो बोलते हैं कि आपके अधिकतर बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं कि प्रोटीन का यूज करें। जितने भी बॉडी बनाने वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि प्रोटीन का यूज करें, प्रोटीन। तो प्रोटीन का यूज किस प्रकार करते हैं, प्रोटीन से भी मिलकर के अलग अलग जो है आपकी कोशिकाएं की मरम्मत किस प्रकार होती है, इनके बारे में भी जानकारी आपको लेनी है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो जो आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो किस प्रकार हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जिनके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके अलावा आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में आपको न्यूक्लिक एसिड से जो है फैट्स किस प्रकार बनता है, यहीं तक है आपको। उसके आगे जो है आगे की बातें यहाँ पर नहीं है, सिर्फ फैट्स कैसे बनता है इसी के बारे में जानकारी है। तो ये है आपकी इसका। उसके बाद आपको थोड़े बहुत कुछ लिपिड्स पढ़ना है, एक दो लिपिड्स है, इवन एक दो अन्य कंपाउंड्स भी हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेना है। तो ये बात रही। तो इतनी सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। इसके अब हम आते हैं कि ये तो रही हमने बायोकेमिस्ट्री की पूरी जो है यानी कुल मिलाकर के पूरी जो जानकारी है, पूरी इंफॉर्मेशन है कि बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार आपके जो है केमिस्ट्री में किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसके बारे में जानकारी ली है हमने। अब हम बात करते हैं जो आपके चैप्टर में जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के
बारे में हम जानकारी देते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी वहां पर आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही बताई, आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही बताई, लेकिन आप यहाँ पर पूरा चैप्टर एलोबरेट करके बता रहे हैं, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बता रहे? तो आपको बता दिया जाए, इसके पीछे का कारण ये है कि जो आपकी रिएक्शंस है वो आपको बहुत ज्यादा ही रटाई जाती है, बहुत ज्यादा आपकी हो जाती है, तो और जो है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो आपके दिमाग में ज्यादा रिएक्शन ना हो इसके लिए आपको, जिससे कि आपके कंफ्यूजन कम हो, जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन कम हो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई गई थी। लेकिन जो है अब आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पे और आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एलोबरेट करके इसलिए बताया जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके कंफ्यूजन की बात कम आएगी। वहां पर कॉन्सेप्ट जो है पुराने कॉन्सेप्ट ज्यादा लगते हैं और नए कॉन्सेप्ट वहां पर कम लगते हैं। और जो है वहां रिएक्शन मैकेनिज्म स्पेशली पूरे तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताई गई थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन किस प्रकार क्रिएट हो रही है मात्र यही बताया गया था, उसके अंदर की पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो वहां पर कॉन्सेप्ट की बात नहीं थी, अलग अलग तरीके की ज्यादा रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपको जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, तो इस वजह से पूरा चैप्टर लिया जा रहा है। तो अब आते हैं हम अपने किस टॉपिक पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी पुरानी परिभाषा, फिर नई परिभाषा और उसके अलावा फिर इनका क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो आपके जो पुराने, जो आपके क्या कहना चाहिए, पुराने वैज्ञानिक थे या फिर पुराने टाइम पे आपके कुछ सोचने वाले लोग थे जिनको कहते हैं हम क्या, आपके फिलोसोफर्स। क्या कहते हैं आप? फिलोसोफर्स। तो फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने पुराने समय में ये देखा और उन्होंने एक अलग से परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की ये दी कि जो आपके, इन्होंने क्या बोला कि आपके हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल मतलब कि या फिर वाटर डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल को ही दूसरे नाम से आप क्या कह सकते हैं? वाटर डेरिवेटिव्स। क्या कह सकते हैं आप? हाइड्रोक्सिल को आप जो है आप क्या कह सकते हैं? वाटर। तो वाटर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या कह दिए थे? वाटर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि कहने का मतलब इन्होंने कुल मिलाकर कि यहाँ एक कॉमन, आपको ये बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, ये इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि इन्होंने किसी हाइड्रोकार्बन के जल व्युत्पन्न को क्या कह दिए? आपके कार्बोहाइड्रेट कह दिए। और ज्यादा अच्छे से आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो इन्होंने एक जो है एक कॉमन या फिर जनरल फार्मूला दिया इन्होंने, CxH2O ये जनरल फार्मूला होगा। तो आपका हमेशा क्या होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हमेशा के लिए कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया, जैसे कि आप देखते हैं ये चीजें क्या देखा गया, C12H22O11 ये हुआ। तो इसको आप अगर से मान लीजिए कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इसे तोड़ सकते हैं आप क्या, C12H2O11 11 और 11 क्या इसमें तोड़ सकते हैं। आपका जो कि होता है किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये होता है आपका सुक्रोज। क्या होता है ये? सुक्रोज। तो ये सुक्रोज था, सुक्रोज को आपने कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ग्लूकोज की बात करें, हम ग्लूकोज को किस तरीके से लिख सकते हैं आप? C6H12O6 इस तरीके से लिख सकते हैं। इवन इसे ग्लूकोज और इसे भी फार्मूला होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की कोशिश की है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का भी कुछ इसी तरीके का फार्मूला होता है, तो आप जो है लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आगे चल करके जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ नाम से ही, यहाँ पर आपको अगर केमिकल यानी आपको केमिकल फार्मूला ना दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप नाम से किसी भी कंपाउंड को आप कैसे पहचानेंगे कि वो एमिनो एसिड है, क्या वो आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपने क्या पढ़ा, एमिनो एसिड है,
क्या लिपिड है, क्या है यहाँ पर आपको उसके लिए कुछ, या फिर आपके इसके अलावा जब आप आगे की क्लास में पढ़ते हैं तो कौन से जो है आपके उत्प्रेरक जो कि आपके बायो जो आपके शरीर के अंदर होने वाले उत्प्रेरक, दिमाग में आ रहा भी नाम, तो वो है जिनको आप जो है उनको आप जो है किस तरीके से पहचानेंगे। तो उसी पर सिर्फ नाम से किस प्रकार पहचानेंगे इनको जो है चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे इनको। तो ये चीजें हैं, यहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपके जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज को आप किस तरीके से, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, C6H2O6, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, C6H2O6 ये लिख सकते हैं। इवन आप बात करें तो आपके स्टार्च की बात करेंगे तो आप उसे भी आप क्या लिख सकते हैं, C12H2224O12 कुछ इस तरीके से एक और होता है, तो उसको भी आप जो है कुछ C12H2O12 इस तरीके से इनको लिख सकते हैं आप। लेकिन ये तो बात हुई कि जो यहाँ पर इस बात को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है, आपको बताया जाए केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बात तो होगी कि जो अलग सब्जेक्टों से भिन्न बनाती है। और जो ये मैंने बताया वो ये बात को आप बिल्कुल भली बात ही जानते हैं कि ये एक नियम को फॉलो करते हुए तो नहीं चलती ना केमिस्ट्री एक नियम को फॉलो करते हुए नहीं चलती है। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वो ऐसे मॉलिक्यूल मिल ही जाते हैं आपको कि उस जो बताई हुई बातें होती है उनको फॉलो नहीं करेंगे। जो नियम आपको बता दिया जाए एक ही नियम से फॉलो करता हुआ चल जाए तो वो बात तो होती नहीं है। चाहे आप किसी भी तरीके किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले तो एक ही तरीके की बात को तो फॉलो नहीं करेगी ना। तो आप चाहे फिजिक्स में चल जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, जहां बोलती गुरुत्वाकर्षण बल तो गुरुत्वाकर्षण बल है तो वहां पर आपको अंदर यार एक ही तरफ खींचने वाली बात होगी। आपको आप चुंबकीय आकर्षण बल की बात करेंगे या चुंबकीय प्रतिकर्षण, तो समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित ही होंगे और असमान ध्रुव है तो आकर्षित ही होंगे। इवन आप बात कर ले मैथ्स में तो आप अगर से मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन एकदम सीधे सीधे कैलकुलेशन ही चलती जाएगी, वहां पर कोई और बात तो आएगी नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक नियम आपने बनाया तो वहां पर कुछ ना कुछ अपवाद तो मिलना ही मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो अपवाद मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन्हीं अपवादों के दुनिया में अब आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वहां पर क्या अपवाद मिला। तो आप अगर मान लीजिए क्या CH3COOH आपने इसकी बात की है CH3COOH। अब इसे मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसका केमिकल आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से लिखा, लेकिन आपको केमिकल फार्मूला लिखने बोल दे या फिर इसी का केमिकल फार्मूला जो कि लिख देंगे तो आपको ये लिख सकते हैं कि आप C2H4O2 क्या ये लिख सकते हैं? जी हाँ आप बोलेंगे लिख सकते हैं। क्या आप इसे ये भी लिख सकते हैं क्या C2H2O2 फॉल्ट वाइज क्या ये लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। तो क्या ये आपको कहीं ना कहीं आपको जो आपके ये नॉर्मल फार्मूला है जनरल फार्मूला है इसके रूप में दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे है, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि ये जो है कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, ये एक एसिडिक एसिड है तो एसिटिक एसिड है तो आप बोलेंगे हाँ एसिटिक एसिड है तो ये हो गया। या फिर आपका एक होता है क्या रेमेनोज, एक कार्बोहाइड्रेट क्या है रेमेनोज जिसका अब आगे से मान लीजिए आप केमिकली रूप से इसे वो करने की कोशिश करेंगे तो C6H12O5। अब आप इसे इस रूप में लिखने जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है ये जो है आपका एक कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पर ये अपवाद आपको दिखने लगे। जब ये अपवाद दिखने लगे तो फिर यहाँ पर से अपवाद दिखने की वजह से यहाँ पर इस परिभाषा को नकार दिया गया, इस परिभाषा को नकार दिया गया और एक जो है एक जो अपग्रेडेड जो इसकी परिभाषा है वो दे दी गई और वो है अपग्रेडेड आपकी डेफिनेशन जो कि कुछ इस तरीके से है जो है यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी लंबी परिभाषा है तो यहाँ पर बोल करके बता दीजिए कि आपके वे अणु वे बायोमोलिक्यूल्स जो कि आपके पॉलीहाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। वे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो अपने जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात वही है कि अपने जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी वे यानी
दोनों जगह पर अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही देंगे। और अगर से आपके क्या है, ये अगर से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही देंगे आपको। तो आपको यहाँ पर दिमाग में आना होगा कि सर यहाँ जल अपघटन का मतलब ही क्या रहा। तो जल अपघटन पर ये एक ही, मान लीजिए जो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट अगर से मान लीजिए, और पहली चीज तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहली बात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते क्या है, पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा। और आपको बता दिया जाए कि जब भी आप जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा जो कि मैंने बताया हुआ था। तो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो और उनका नामकरण करेंगे, आप जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और उनका नामकरण करेंगे, तो उसके अंतिम में ओज जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओज। क्या लगाएंगे? ओज। जैसे कि आप देख रहे थे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, यहीं पर आगे पढ़ेंगे पेंटोज, ट्राइओज, इवन आपने माल्टोज नाम सुना होगा, माल्टोज, या फिर आप जो है अभी अभी आपने रेमिनोज, ये सारे जो आपने पढ़े थे, इन सबके अंत में आपको क्या दिख रहा था? ओज। ओज दिख रहा था आपको। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो OSE। क्या लिखेंगे आप? OSE। तो ये आपको दिखाई जरूर देगा। OSE नहीं, OC, ग्लूकोज नहीं, OSE है, ग्लूकोज। ये है OSE लिखना जरूरी है। और यानी लिखना जरूरी है नहीं, यहाँ पे उनके अंत में आपको ये चीजें दिखाई देंगी, आपको पहचानने के लिए बता दिया जाए। तो यहाँ पे तो जो सबसे ज्यादा नाम में कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे आपको अगर से मान लीजिए ओज दिखाई दिया तो कार्बोहाइड्रेट, और जो है आपके बायोलॉजिकल उत्प्रेरक जो होते हैं उनके अंत में आपको क्या दिखने को मिलेगा? एज। जैसे कि माल्टेज, फ्रक्टेज, माल्टेज हुआ जो आपके जो शरीर के अंदर जो होने वाली जो बनने वाली शर्करा है, उनको उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस में यूज होने वाला जो उत्प्रेरक है वो होता है माल्टेज। या फिर आपके लाइपेज हुआ, लाइपेज। तो ये जो है आपके क्या होते हैं? लाइपेज, माल्टेज। तो ये सब आपके जो है बायोलॉजिकल उत्प्रेरक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो कि आपको बायोलॉजिकल उत्प्रेरक जो है आपको आपके जो मैं पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर, उसी में देखने को मिलेगा, जो कि है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो अगला चैप्टर आएगा वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। केमिकल काइनेटिक्स में नहीं देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें जो है कुछ कुछ जो है केमिकल काइनेटिक्स में देखने को मिलेगी, अब जो बच जाएंगी वो सरफेस केमिस्ट्री में भी जरूर देखने को मिलती है, तो याद रखेंगे। तो दोनों जगह पर ये चीज है। तो आपको यहाँ पर नेमिंग में आपकी बात हो गई। नेमिंग के बाद बात करते हैं आप क्या की आपके कार्बोहाइड्रेट जिनको आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो और इनको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं, या फिर इसके बारे में। तो आप जो है कम से कम यहाँ पर कितने 3 से कम अगर से है आपके कार्बन, 3 से कम कार्बन है, तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट होने वाले नहीं है। तो कम से कम एक सीधी श्रृंखला जो बना रहे हैं आप, यानी जो लॉन्ग चेन है, वहां पर कम से कम आपके 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपके 3 हाइड्रोजन, सॉरी 3 कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन जरूर होना चाहिए। तो 3 कार्बन बना लिया आपने, ये हो गया। अब मान लीजिए आप एल्डिहाइड वाला बना रहे हैं, तो एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड, फिर यहाँ पे CH2H बना देंगे। एक तरफ H बना दिया आपने और दूसरी तरफ क्या बना दिए? OH। ये क्या बना दिए? तो ये बोलेंगे सर, आप बोलेंगे ट्राइओज, ट्राइओज। अब मान लीजिए आपने 4 कार्बन वाली बात की है, तो यहाँ पे CH2O, और ये हो गया OH, H, H, OH। ये है। अब ये है बात, ये हो गया आपका क्या? टेट्राओज। ये क्या हो गया? टेट्राओज। अब फिर जो है इनके ये तो आपके क्या होते हैं? आपके केमिकल नेम होते हैं, केमिकल नेम होते हैं। फिर यहाँ पे जनरल नेम अलग तरीके के बनते हैं, पेंटोज, हेक्सोज, हेक्टोज, ये सारी चीजें, हेप्टोज, ये सब बनते जाते हैं आपके। तो ये बात हुई। अब यहाँ पे इसे पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहा जाता है? देख सकते हैं आप, यहाँ एक ही है OH जी रही, यहाँ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कम से कम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर देखने को मिलेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। CH2OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल गए। मतलब कि आपको एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी।
और यहाँ पर आपको एक तो एल्डिहाइड ऊपर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप देखेंगे तो आगे चल करके देखेंगे तो आपको कीटोन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? कीटोन देखने को मिल जाता है। इस वजह से इसे क्या कह देते हैं आप, आपका ये क्या हो जाता है, आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ये तो बात समझ गया आप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों कहते हैं, ये बात समझ गया आप। तो ये बात रही। और आपको यहीं पर बता दिया जाए आपको कि ये जो है केमिकली कायरल होते हैं। ये क्या होते हैं? कायरल कार्बन होते हैं। कायरल होते हैं। कायरल होते क्या है तो आपको बता दिया जाए कि कायरल वो कार्बन होते हैं जिनसे जुड़े हुए, चाहे वो कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब कायरल एटम की बात करते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं? कायरल एटम। तो कायरल एटम होता क्या है, हम यहाँ पे एक नजर उस पर भी चले आते हैं। कायरल एटम वे एटम्स होते हैं, ये इनकी दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज इनसे जुड़े हुए सभी, मतलब कि एवरी एटम्स और ग्रुप्स और कम से कम 4 ग्रुप्स होने चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज है तो 4 एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए। पहली बात तो वहां समझ ही गए होंगे। और जितने भी जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट, मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो ये होते हैं क्या आपके केमिकली कायरल एटम्स होते हैं। तो अब हम आते हैं इस कार्बन पर, यहाँ इस कार्बन पर आते हैं, यहाँ पर ये वाले कार्बन पर आते हैं, यहाँ पर ये वाले कार्बन पर आते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज है करें तो कम से कम यहाँ पर 4, अगर से मान लीजिए आपके क्या बन गए 4 सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बन गए तो आपके sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो जी हाँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर एक प्रकार से एल्किल ग्रुप, यहाँ पे अलग सा कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम से फिर कोई और जुड़ा हुआ है, कोई अलग ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ चारों के चारों अलग अलग ग्रुप है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या कि ये आपका क्या है? केमिकली कायरल है। अब यहाँ पर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया? आपका कह सकते हैं आप क्या कि यहाँ पे केमिकली कायरल है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला कार्बन नीचे आपका CH2OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जी हाँ, यहाँ पे ये भी केमिकली कायरल है। मतलब कि जो आपके लॉन्ग चेन में जो एल्डिहाइडिक और आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेंट कार्बन होते हैं उनको छोड़ करके सभी कार्बन आपके यहाँ पे केमिकली कायरल होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे उन्हीं की वजह से यहाँ पे जो है 2 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, एक तो डी कार्बोहाइड्रेट और एक एल कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको कुछ आगे की क्लासों में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात रही। तो यहाँ पर ये रही बात। अब हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो और जो है आपको थोड़े अच्छे तरीके से एलोबरेट तरीके से बताया जाएगा। इसी वजह से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।